सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। Recording in progress. दोस्तों, मैं वीर सिंह आप सबके साथ आज के सेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं गैलवे के अंदर स्टार जीडीडी लेवल पे काम करता हूँ और आज के हाउ टू अप्रोच सेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो अब दोस्तों हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है हाउ टू अप्रोच। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस सेशन को शुरू करूं, मैं आपको एक सफल आदमी बनने का वो राज बताता हूं। आपने जब यहाँ अपनी होम शॉप शुरू किया है या गैलवे बिजनेस को आपने शुरू किया है, तो आपने जरूर ये नाम सुने होंगे, जनार्दन प्रसाद गुप्ता, सुभद्रा देवी जी, मुद्रिका गोप जी, ऐसे बहुत सारे, राजेश पासवान सर, राजेश मोदी जी, ऐसे बहुत सारे नाम दोस्तों आपने यहाँ पे सुने होंगे। ये सभी गैलवे कंपनी के सफल स्टार हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक राज बताऊंगा कि एक सफल नेटवर्कर कैसे बना जाता है। क्या आप भी इन लोगों की तरह एक सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं? दोस्तों, जिस तरह से एक स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए सभी तरह के मसाले महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे ही दोस्तों एक जैसे सपोज दैट हम एक स्वादिष्ट पनीर की सब्जी अगर बनाना चाहते हैं, तो उसमें सभी तरह के मसाले, चाहे नमक, मिर्ची, हल्दी, मसाले सभी एक ठीक अनुपात में अगर होंगे तो वह सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। इसी तरीके से दोस्तों, ठीक उसी तरीके से एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए अपने आपके अंदर एक सफल नेटवर्क की सभी क्वालिटी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर एक सब्जी जैसे हम बनाते हैं, अगर उसके अंदर सभी तरह के मसाले बहुत अच्छे से ठीक अनुपात में अगर हम डालते हैं, अच्छे से अगर हम उसे पकाते हैं, ठीक टेम्परेचर पे हम उसे पकाते हैं, तो एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। लेकिन अगर वहीं पे अगर कहा जाए कि अगर हमने नमक कम डाल दिया या मिर्ची ज्यादा डाल दी, तो वह सब्जी खराब हो जाती है दोस्तों, अच्छी नहीं बन पाती है। तो इसी तरीके से दोस्तों, एक अच्छा सफल नेटवर्कर बनने के लिए भी हमें एक सफल नेटवर्क बनाने के लिए जो सभी तरह की क्वालिटी जो चाहिए वो हम सब में होनी चाहिए। अगर आप कहें कि मैं मेहनती हूं, तो मैं मेहनती होना सिर्फ अकेला एक क्वालिटी जो है वो आपको सफल नहीं बना सकती। तो आज आपको एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए, उसमें आप किसी भी जगह पर, कहीं पर, कोई भी आपको जो है वो काम को सफल बनाने के लिए आपको उसके अंदर सभी तरह के गुण जो हैं वो आपके अंदर होने चाहिए। आपको सब कुछ करना है, तो आपको सब लोगों को, जिनको भी अगर आप यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर सफल करना चाहते हैं, या जिन भी गेस्ट को अगर आप यहाँ इनवाइट करते हैं, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर तक आप उसको लेके जाना है, तो आपको सभी तरह के जो है वो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क बनाने में जो भी आपको क्वालिटी चाहिए, वो सभी तरह की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब की बात करूं तो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कोई अपनी होम शॉप खोलता है तो उसका पहला अहम या मोटिव यही होता है कि वह कैसे पीढ़ी बने, यानी कि अपने आगे सफल होम शॉप फ्रेंचाइजी खुलवा सकूं, जिसके साथ मिलकर कम से कम मैं 300 या 600 पीवी का बिजनेस करवा सकूं। हम लोग एक गेस्ट को डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। दोस्तों, एक गेस्ट को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करने में के 11 स्टेप्स हैं, और ये सभी स्टेप्स अपने आप में परफेक्ट होने चाहिए। ठीक उसी पनीर की सब्जी की तरह यहाँ भी सारे के सारे जो ट्रेनिंग्स हैं वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आप गेस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर सकें। और ये स्टेप्स कौन कौन से हैं दोस्तों? ये 11 स्टेप्स के बारे में जो मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ, आप चाहें तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं कि एक अच्छा सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए आपको ये 11 जो स्टेप्स हैं ये बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, ताकि आप एक सफल नेटवर्कर बन सकें।
जिसमें पहला है दोस्तों मेकिंग ऑफ लिस्ट, दूसरा है सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, और नंबर 3 है हाउ टू अप्रोच, नंबर 4 है सेमिनार, 5 GIG, और नंबर 6 है शेयरिंग, नंबर 7 है क्लोजिंग, 8 नंबर है हाउ टू मीटिंग, एंड नंबर 9 पे फॉलो अप, नंबर 10 सेल, और नंबर 11 डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों ये 11 स्टेप हैं। जिस तरह से पनीर की सब्जी की हमने बात किया यहाँ पे, जिस तरह से उसमें सभी तरह के मसाले अगर होंगे और एक ठीक अनुपात में हम उनको डाल के अगर सब्जी तैयार करेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। इसी तरीके से अगर हमें भी एक गेस्ट को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना है तो हमारे अंदर भी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो ये 7 पॉइंट जो है हमारे अंदर होने चाहिए, यानी कि हमें 7 पॉइंट्स की परफेक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे अगर हम इनकी परफेक्ट ट्रेनिंग लेके अगर हम अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे तो हम एक गेस्ट को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेकिंग ऑफ लिस्ट की बात किया जाए तो मेकिंग ऑफ लिस्ट का भी एक प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, जिसके अंदर लिस्ट को कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया जाता है, और यह ट्रेनिंग भी जो है इस बिजनेस में आपकी बहुत अच्छी सपोर्ट करती है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। उसके बाद आता है दोस्तों सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट। यह भी लिस्ट बनने के बाद सॉर्ट जो है आपको सीनियर के माध्यम से सॉर्ट करके दिया जाता है। और अगेन है हाउ टू अप्रोच, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज। हाउ टू अप्रोच का सेशन मैं आपके साथ में कंडक्ट कर रहा हूँ। सेमिनार, जब भी हम किसी को बिजनेस दिखाते हैं तो उसे हम बिजनेस प्लान या सेमिनार कहते हैं। जीआईजी यानी उसके बाद में उसे उस कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है। शेयरिंग यानी कि बहुत सारे उसे एग्जांपल्स यहाँ पे बताया जाता है शेयरिंग के माध्यम से। जो भी मैंने अभी आपके सामने कुछ ऐसे सक्सेसफुल पर्संस का मैंने आपको यहाँ पे नाम लेके बताया जिनको आपने भी इस बिजनेस में आके देखा कि किस तरीके से लोग जो है एक कहां से उठ के और आज किन हाई लेवल्स को अचीव किया है, जिनको देख के शायद आपने भी इस बिजनेस को शुरू किया होगा। तो यहाँ पे शेयरिंग होती है सीनियर्स के माध्यम से, एंड क्लोजिंग। अगर आपका गेस्ट के कुछ सवाल हों उन सवालों के सीनियर्स के माध्यम से यहाँ पे जवाब दिए जाते हैं। और हाउ टू मीटिंग, यहाँ पे बात है हाउ टू मीटिंग से रिलेटेड दोस्तों, एक माहौल को लेके कि वहां पे अगर हम घर पे कहीं कुछ ग्रुप में मिलके काम कर रहे हैं तो हम घर पे ही बुला के माहौल देते हैं हमारे उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो गैलवे को शुरू करते हैं। या अगर हमारा अतिथि गृह है तो वहां पे रोज इवनिंग के अंदर हम बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारे सवाल जवाब और ये सारे डिस्कशन करते हैं। फॉलो अप यानी कि उसके बाद में हम उसको आगे उसे ग्रोथ दिलाने के लिए हम फॉलो अप करते हैं। और उसके बाद में सेल यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस वही सेल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर वापस डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। दोस्तों अगर मैंने ये 11 पॉइंट आपको यहाँ पे शेयर किए हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो 11 पॉइंट जो है दोस्तों करते हैं। एक कंपनी और दूसरा आप सभी लोग। अगर यहाँ पे दोस्तों मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी जो है यहाँ पे जब करती है तो कुछ इन पॉइंट्स जो है इन पॉइंट्स में से मैक्सिमम पॉइंट्स का जो है सपोर्ट यहाँ पे कंपनी करती है, और कुछ जो पॉइंट्स है वो आपको स्वयं को करने होते हैं जो अपने अंदर डेवलप करके उनको आप लागू करना होता है। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जो मुख्यतः एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे बेसिकली सीख के उन्हें उन पे काम करना होता है। जैसे मेकिंग ऑफ लिस्ट, कौन बनाएगा मेकिंग ऑफ लिस्ट? एक न्यू जो गेस्ट आता है और जो इस बिजनेस को शुरू करता है वह मेकिंग ऑफ लिस्ट बनाएगा। और उसके बाद में दोस्तों वह जो है उसको हाउ टू मीटिंग यानी कि उसको माहौल के अंदर लेके जाएगा। और तीसरा दोस्तों फॉलो, और एक हाउ टू अप्रोच यानी कि मेकिंग ऑफ लिस्ट, हाउ टू अप्रोच और फॉलो। ये 3 पॉइंट है जो एक नया जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारा बनता है वो इन 3 कामों को मुख्यतः करता है। बाकी सभी काम जो है वो कंपनी की तरफ से आपको सपोर्टिंग मिलते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि मेकिंग ऑफ लिस्ट, तो मेकिंग ऑफ लिस्ट यानी कि आप सभी लोग लिस्ट को तैयार करेंगे, लेकिन सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है, यानी कि कोई भी सीनियर पर्सन जो है वह व्यक्ति यहाँ पे आपको सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट में आपकी मदद करता है और आपको लिस्ट को सॉर्ट करके देता है।
हाउ टू अप्रोच यानी कि आपको अपने लिस्ट में जो सॉर्ट करके दिया उन्हें अप्रोच करना है, यानी कि अप्रोचिंग आप करेंगे। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पे सेमिनार, तो आपके सीनियर पर्सन के द्वारा यहाँ पे बिजनेस प्लान दिया जाता है या सेमिनार किया जाता है। उसके बाद सीनियर पर्सन के माध्यम से ही जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं उनके माध्यम से ही जीआईजी यहाँ की जाती है। शेयरिंग भी आपकी जो सीनियर है वही आपके साथ में आके शेयरिंग करते हैं। क्लोजिंग भी यहाँ पे कंपनी एंड पे आपके सीनियर्स जो है क्लोजिंग करते हैं। और हाउस मीटिंग के अंदर भी एक या एक से ज्यादा सीनियर मिलके आपके उस गेस्ट के साथ में कुछ ग्रुप के साथ में जो है माहौल क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम उसको हाउस मीटिंग भी कहते हैं। या आपने जो गेस्ट हाउस है, आपका अतिथि गृह है, वहां पे भी आप रोज का कुछ एक ग्रुप के रूप में हाउस मीटिंग के रूप में आप वहां पे भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है फॉलो अप, यानी कि आगे अगर आपको फॉलो अप करना है तो वो आप फॉलो अप कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद ये स्टेप करने के बाद दोस्तों वो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो 3 मुख्यतः पॉइंट है जो एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को काम करना होता है: मेकिंग ऑफ लिस्ट, हाउ टू अप्रोच, और जो है फॉलो अप। बाकी आपको सारा सपोर्ट जो है यहाँ पे सीनियर्स के माध्यम से आपको, यानी कि मैं यूं कहूं कि कंपनी के एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं वो इन्हीं स्टेप्स में से एक है हाउ टू अप्रोच। अगर मैं हाउ टू अप्रोच की बात करूं तो यह सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमें क्या करना है, आपके दोस्तों को यहाँ लेकर आना है। और जो लाने का प्रोसेस है उसी में थोड़ा लोग घूम जाते हैं। कैसे लेकर आना है, आपने इस सेशन को 2 बातें दिमाग में रखकर अटेंड करना है। पहला, इसमें सीखेंगे और अप्लाई करेंगे। और दूसरा, इससे हम तब तक अटेंड करेंगे जब तक कि हम खुद लेने लायक ना हो जाएं। कितने लोग हैं जो जिनके कुछ इस तरह के सवाल होते हैं, ईमानदारी से आप इस सवाल और आप एनालाइज कर सकते हैं कि सर गेस्ट को कैसे लेके आना है। हम उसे बात करते हैं तो वह कहते हैं कि कहीं वो मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। आप गेस्ट पहले किसी स्कीम टाइप कंपनी, आपका जो गेस्ट है वो हो सकता है पहले किसी स्कीम टाइप कंपनी में फंस चुका हो। आपका गेस्ट आपको टाइम देकर आता नहीं है, या आपका गेस्ट आपसे कहता है कि ये कंपनी कुछ दिनों की मेहमान है, थोड़े दिनों में ये भाग जाएगी, तुम क्यों अपने दोस्त को इससे फंसा रहा है। दोस्तों इस तरह के सवाल बहुत सारे लोगों के जो है वो जहन में चलते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि इनिशियल मैंने भी इस बिजनेस को जब शुरू किया था तो दोस्तों ह्यूमन बीइंग ये सवाल आ ही जाते हैं। इनिशियल मेरे भी ये सवाल इसी तरह से सवाल क्रिएट हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो है काफी सीनियर्स की बदौलत इन सभी सवालों के हमें जवाब मिलते हैं और उसके बाद में हम इस बिजनेस में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो दोस्तों आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स को थोड़ा जड़ से पकड़ेंगे। यानी कि आज हम जो ये सवाल क्रिएट होते हैं, जिन सवालों की वजह से हम आगे इस बिजनेस में ग्रोथ करने में हमारी स्पीड कहीं कम होती है, आज हम इसी प्रॉब्लम की जड़ पे दोस्तों आज हम सब लोग जो है वो काम करने वाले हैं। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो है दोस्तों एटीट्यूड। अब दोस्तों बात किया जाए एटीट्यूड भी 2 तरह का यहाँ एटीट्यूड होता है। एक होता है गिविंग एटीट्यूड और एक होता है टेकिंग एटीट्यूड। यानी कि आपने इस बिजनेस को लिया कैसे है। तो हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे कि आपने इस बिजनेस को लिया कैसे है, यानी कि टेकिंग एटीट्यूड। दोस्तों हम एटीट्यूड की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं एटीट्यूड का स्पेलिंग होता है दोस्तों ATTITUDE एटीट्यूड। इसको प्रकृति ने इस शब्द को क्रिएट किया है, या जिस भी शख्स ने इस शब्द को क्रिएट किया है, ये शब्द अपने आप में 100% परिपूर्ण है।
यानी कि अगर हम इसको देखेंगे कि ए हमारा एबीसीडी में 1 नंबर पे आता है और टी इसी तरह से हम अगर कैलकुलेट करेंगे कि टी यहाँ पे 20 नंबर पे आता है, फिर टी 20 नंबर पे आता है, आई यहाँ 21 नंबर पे आता है। इस तरह से अगर इन सभी वर्ड्स को अगर हम देखेंगे कि एबीसीडी में कितने डिजिट पे आता है और इन सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों इनका योग आएगा 100%। यानी कि ये शब्द तो अपने आप में 100% पूरा है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये शब्द जो है एटीट्यूड, इसका कितना परसेंट हमारे अंदर है, और जितना परसेंट हमारे अंदर होगा उतना ही दोस्तों हम हमारे इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। जो इस प्रॉब्लम की जड़ है वो है दोस्तों एटीट्यूड। अब एटीट्यूड का मतलब है और ये कैसे डेवलप होता है, यानी कि एटीट्यूड का क्या मतलब होता है और ये कैसे डेवलप होता है। एटीट्यूड डेवलप होना पहले इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि आपने इस बिजनेस को किस तरह से लिया है, क्योंकि जिस एटीट्यूड से आपने इस बिजनेस को ले रहे हैं उसी एटीट्यूड से आप आगे इस बिजनेस को देंगे। इसलिए मैं यहाँ पर दोनों बातों का जिक्र करूंगा कि आपने जब इस कंपनी में होम शॉप खोली है या इस बिजनेस की आपने शुरुआत की है तब आपका एटीट्यूड क्या था, और जब आप इस बिजनेस को किसी को आगे ऑफर करते हैं तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। दोस्तों इन दोनों टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि सिर्फ आपके एटीट्यूड पर ही आपका बिजनेस में सफल होना या ना होना टिका है। तो दोस्तों हम पहले बात करेंगे कि एटीट्यूड में सबसे हम इस बिजनेस को लेना चाहिए, किस तरीके से हमें इस बिजनेस को लेना चाहिए। दोस्तों हमें में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका इस बिजनेस को करने का तरीका ही बहुत गलत होता है। वो बिजनेस की गहराई में गए बगैर छोटी सी कैलकुलेशन इस बिजनेस को शुरू करते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन के साथ में इस बिजनेस को शुरू करना कर देते हैं शुरू, कि यार जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसके तो हमें यहाँ प्रोडक्ट मिल ही रहे हैं, और हम जितना पैसा लगा रहे हैं उतना अगर यहाँ पे हमें जो है वो प्रोडक्ट मिल ही रहा है, चलो हम इस बिजनेस को करके ही देख लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। दोस्तों इस एटीट्यूड के साथ में जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो ये हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत ही गलत तरीके से हमने इस बिजनेस को जो है वो यहाँ पे लिया है। दोस्तों यार जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतने के तो प्रोडक्ट मिल ही रहे हैं, चलो बिजनेस को करके देख लेते हैं, कामयाब होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बिजनेस को हमने लिया किस एटीट्यूड से, करके देख लेते हैं। 50% तो आप पहले ही फेल हो गए हैं दोस्तों। बिजनेस जिसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं उसमें इतना इजी कैलकुलेशन आपने लगा लिया, और इतना कैलकुलेशन जिसका आपने लगाया है वह कॉन्फिडेंस आपका वहीं पे, इजी कैलकुलेशन जो आपने लगाया उसका वहां पे 50% आपको वही असफल वहां पे बना देता है। और इसी कैलकुलेशन की वजह से, इसी एटीट्यूड की वजह से लोग बिजनेस व कंपनी दोनों के को सीरियस नहीं लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये लोग कंपनी के एजुकेशन भी नहीं लेते हैं, और एजुकेशन न लेने की वजह से इन लोगों का यहाँ पे विजन क्लियर नहीं होता है, और ये कंपनी के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और उनसे जुड़ा इनके मन में कंपनी को लेकर कई तरह के जो यहाँ पे डाउट्स जो है वो चल रहे होते हैं। पहला डाउट्स अगर मैं बात करूं कंपनी को लेकर तो होता है कि पता नहीं कि कंपनी क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, कितने दिन चलेगी, करे। कई लोग तो इतना शॉर्ट टाइम सोच कर चल रहे होते हैं, यार मैं अपने पैसे तो निकाल लूंगा। कुछ लोग तो अपने खास दोस्तों को बुलाने से भी कतराते हैं, डरते हैं कि मैं अपने दोस्त को
को पता नहीं कैसे कैसे लगेगा, वो इतना पढ़ा लिखा है और ये काम कैसा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं मेंबर बना रहा हूं। दोस्तों खाली यही नहीं, दुनिया का कोई भी बिजनेस, कोई भी काम अगर आप ऐसे ही उसको डाउट्स के साथ लेकर शुरू करेंगे तो उसमें भगवान भी आपको कामयाब होने में यहाँ पे मदद नहीं करेगा। दोस्तों हमारा बिजनेस तो वैसे ही अलग तरह का है, हमें बिजनेस को आगे देना है जिस बिजनेस के लिए आपके दिल में इतने डाउट्स हैं, जिस बिजनेस को लेकर आप खुद वहम में हो, जब कंपनी के फ्यूचर्स पर आपके खुद जो है सवाल हो, तो ये कैसे हो सकता है कि जिस चीज का आपको खुद पूरा भरोसा नहीं है उसे लोग आपके पीछे हो, लोग आपकी बात माने। जब आप इन हालात में ये बिजनेस किसी को देना चाहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसे इस बिजनेस के साथ साथ डाउट्स भी ऑफर कर देंगे। इन डाउट्स के साथ जब भी आप अपने किसी दोस्त या यार को इनवाइट करेंगे तो वह आपके चेहरे से बात करने के तरीके में, एक बॉडी लैंग्वेज के से समझ जाएगा कि आप उसे जो भी बात कर रहे हैं उन बातों पर आपको खुद को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये तय है कि आप दूसरों को वही दे सकते हैं जो आपके पास में है, जो आपके पास में नहीं है वह आप दूसरों को भी कभी नहीं दे सकते। जब इस तरह से बिजनेस को आप किसी को देंगे तो क्या लगता है आपको कि सामने वाला आपके साथ काम शुरू करेगा? नहीं करेगा। वो आपको गोल गोल घुमा देगा। दोस्तों आपको जब आप उसे फोन करेंगे या आप जब उसे बुलाएंगे तो बहुत बार वो आपको सड़क पर खड़ा करके और आपको बोलेगा मैं आता हूं, लेकिन वो आएगा नहीं। मगर वो बिल्कुल आएगा नहीं और आपको घुमाता रहेगा। इसलिए दोस्तों बिजनेस को देने से पहले बिजनेस को ठीक तरह से समझ लीजिए। पहले जड़ का इलाज करना पड़ेगा। जब तक उसका इलाज नहीं होगा, अपना एटीट्यूड सही नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। क्योंकि एक चीज मैं आपको बहुत कम कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि जिस काम पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होगा वहां लोग आपको आंख मीच कर फॉलो करेंगे। लेकिन सोच कर देखिए, कुछ ऐसे काम भी हैं दुनिया में जिन पर आपको बहुत भरोसा होगा, जिन कामों को दोस्तों आप अच्छे से जानते होंगे, जिन कामों के बारे में आप अच्छे से समझते होंगे, उन काम के ऊपर आपका अपना खुद का बहुत अच्छा भरोसा होगा। आप सोच के देखिए, ऐसे काम को जब आप करते हैं तो आप डेफिनेटली दोस्तों उन कामों में आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस और आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। इनसे मिलिए, ये मिस्टर राम है। राम की एक धागे बनाने की फैक्ट्री है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। ये जिनके पास एक धागे बनाने की फैक्ट्री है जिसे वो 15 साल से चला रहे हैं, वो इस फैक्ट्री को सक्सेसफुल रन कर रहे हैं। ये महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमा रहे हैं। इनको काम मिस्टर राम एक नाम है बलजीत, और बलजीत का एक जवान बेटा है, उनका नाम है नरेंद्र। बलजीत राम के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जिसमें एक जिस्म और एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब दो जिस्म और एक जान वाली यहाँ पे दोस्तों बात है। एक दिन बलजीत ने राम से बोला कि मेरे बेटे को भी, आपको क्या लगता है ये उसे कौन सा काम कराएंगे? ऑफ कोर्स निसंदेह धागे का, क्योंकि धागे के काम में मिस्टर राम जो है वो महारत हासिल कर रखी है। उन्हें इस काम की पूरी नॉलेज है और वह इस काम में सही और गलत सभी तरह की वो यहाँ पे उसके बारे में जानते हैं। यानी कि वह अच्छे से जानते हैं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए
क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसीलिए उन्हें अपने बिजनेस पर पूरा भरोसा है। जब मिस्टर राम उसी भरोसे के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ बलजीत से बोलेंगे कि ठीक है, आप 1 लाख रुपए इंतजाम करो, मैं नरेंद्र को कामयाब करूँ, मैं नरेंद्र को जो है काम शुरू करवाता हूँ। क्या लगता है आपको कि नरेंद्र के पिता उसे 1 लाख रुपए देंगे या नहीं देंगे? अफकोर्स दोस्तों, उसे 1 लाख रुपए देंगे। अगर आपके पास नहीं भी होंगे तो भी वह चाहे अरेंज करें, चाहे वह ब्याज पे उठा के लेके आए, लेकिन वह अवश्य पैसा उठा के देंगे। क्या वजह है उसे ना मना करने की? ऑफ कोर्स कि मिस्टर राम जो है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो धागे के काम पर जो भरोसा है, वो नरेश और उसके पिता राम में साफ देख सकते हैं। अब अगर अगला सवाल, अगर मैं यहाँ बात करूं कि मिस्टर राम जो है, इन्हें भरोसे से कैसे कह दिया, क्योंकि राम को उस बिजनेस की पूरी नॉलेज है। दोनों उनको इस बात के पता है कि उसमें क्या जो है वो लोग मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से असफल होते हैं, और क्या इसके अंदर जो है बातों का बेसिक ध्यान रखना होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति सफल होता है। उसे मालूम है इस बिजनेस में कैसे कामयाब हुआ जाता है। ठीक इसी तरीके से जब आप गैलवे बिजनेस के सभी एजुकेशन प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, जब आपको यहाँ के सारे आपको जो नॉलेज होता है ट्रेनिंग्स के माध्यम से, तो आपको अपने आप पर, कंपनी पर भरोसा आएगा। तो आपके अंदर ये लगेगा कि मैं जानता हूं कि तरक्की की जो सीढ़ी चढ़नी है, उसके लिए किन किन चीजों की यहाँ पे जरूरत है, किस तरीके से कामयाब हुआ जाता है। और जब आप उसी एटीट्यूड से अपने दोस्तों को यहाँ इनवाइट करेंगी, तो वो 1 लाख रुपए तो क्या दोस्तों, अगर आप उनसे 1.5 लाख भी अगर बोलेंगे तो वह भी वो लेके आएगा। जिस तरीके से बलजीत को जो मिस्टर राम ने कहा कि वो जिस कॉन्फिडेंस से कहा कि आपको 1 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है और मैं देखता हूं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने मोटिवेशन शब्द सुना होगा। क्या होता है मोटिवेशन? जब भी हम कोई काम करते हैं तो कई बार हम जो है वो फेस करते हैं कि दुनिया का कोई भी बिजनेस जो है वो सफल और असफल दोनों ही पार्ट्स को देखता है, जिसमें लगातार सक्सेस मिलती हो, और जब जब हम फेल होते हो तब हम डिमोटिवेट होते हैं, और हम तब हमारे सीनियर्स, हमारे साथी लोग हमें जो है यहाँ पे मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, मोटिवेशन जो है हमें हमारे सीनियर्स और हमारी जो ट्रेनिंग से यहाँ पे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम फिर बहुत जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन मोटिवेशन हमें लगातार मिलता रहे तो ठीक है, नहीं तो हम बहुत जल्दी अपने सीनियर्स की वो सारी बातें भूल जाते हैं जिसमें उसे हमें हमारी ताकत का एहसास दिलवाया था, और हम फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब अलग अलग सवाल है कि कोई हमें मोटिवेटेड कैसे कर सकता है। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में सफल होने की कुछ वजह होती हैं और असफल होने की भी कुछ वजह होती हैं। अगर आपको सिर्फ इन वजहों का ज्ञान हो जाए तो आपको मोटिवेट करने की किसी की जरूरत भी नहीं है, और यह आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि एक आदमी सड़क पर दौड़ रहा है और दोस्तों गिर पड़ा। अगर वो सड़क पे दौड़ते दौड़ते अगर वो गिर पड़ा तो सारा जो उसका स्पीड है वो बिल्कुल कम हो गया, और वह जिस ग्रुप में दौड़ रहा सबसे पीछे रह जाता। वो डिप्रेशन में हो गया। लेकिन अगर उसे वजह समझ में आ जाए कि मैं गिरा क्यों, सड़क पर गड्ढा था, मुझे नीचे देखकर दौड़ना था, वो दोबारा फिर उसी ताकत से दौड़ेगा, और गड्ढा आ भी जाए तो भी वह गिरेगा नहीं, क्योंकि अब उसकी जो नजर है वो हमेशा सड़क पे आगे की ओर रहेगी, और इस बात का उसे ध्यान रहेगा
कि अगर सड़क में आगे गड्ढा भी आए तो मुझे ध्यान रखना है, और वह उसी तेज रफ्तार के साथ दौड़ के और अपनी दौड़ को पूरी कर सकता है और वहां पे वो जीत सकता है। कामयाबी के पीछे भी कुछ वजह होती है और नाकामयाबी के पीछे भी कुछ वजह होती है, दोनों आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको दोनों मालूम हो तो दोस्तों आप कभी भी जो है वो मात नहीं खा सकते। ठीक उसी तरह से जैसे राम धागे का काम जानते हैं, उन्हें पता है कि क्यों लोग उसमें जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं और क्यों जो है दोस्तों सफल होते हैं, जिसकी वजह से काम नीचे आता है और क्यों लोग काम में सफल होते हैं। तो उसी भरोसे से बलजीत को बोला कि आज कि जाओ और 1 लाख रुपए लेके आओ। कॉन्फिडेंस आप भी उसे अपने अंदर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी कंपनी के सारे नॉलेज, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सभी तरह की ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पे आनी चाहिए। आपको बिजनेस पर भरोसा कब आएगा? जब आपको नॉलेज कब मिलेगा? जब आप कंपनी के एजुकेशन प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे, जब आप सारी मीटिंग्स अटेंड करेंगे, जब आप कंपनी के सारे फंक्शंस अटेंड करेंगे, जब आप कंपनी के सभी सफल लोगों की शेयरिंग सुनेंगे, जब आप वो सारे पॉजिटिव कारण पता चलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि गैल में बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, जब आपको समझ में आएगा कि कंपनी का फ्यूचर क्या है और हम लीड विजन के साथ कहां पहुंचने वाले हैं, जब आपको ये यकीन आएगा कि ये आने वाले वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, जब आपको यकीन आएगा कि आपके सारे सपने यहीं से पूरे होंगे, उन दिनों आपको इस बिजनेस पर मैक्सिमम भरोसा होगा और उसके बाद आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया की किसी भी काम में सफल होने के लिए एक और चाहिए, वो है आपकी अपने काम के प्रति श्रद्धा, यानी कि रिस्पेक्ट। हमारे बुजुर्गों ने हमें हमेशा ये ही सिखाया है कि जब भी आप कोई काम करें, चाहे किसी दुकान की गद्दी पर बैठे, पहले उसकी पूजा करो, क्योंकि उस दुकान से या उस काम से सारा घर चलता है, यानी कि वो भी वही काम करती है जो एक माँ करती है। इसलिए हमने लीड विजन को एक माँ का दर्जा दिया है दोस्तों, क्योंकि यही वो जगह है जहां से हमारे घर चलता है और जहां से हमारे सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों जब तक आपको इस कंपनी और इस बिजनेस से प्यार न हो, जब तक आपके दिल में इसकी फीलिंग अगर क्रिएट नहीं हो, तब तक आपको ये ना लगे कि गैलवे आपके लिए माँ के समान है, तब तक आप इस बिजनेस को मत कीजिए, क्योंकि आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों अगर आज जो भी फीलिंग मेरे पास है, जब आप उसी फीलिंग से अपने किसी दोस्त को यहाँ इनवाइट करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ आए और आपके साथ जुड़े नहीं। और अगर आपके साथ ये फीलिंग नहीं है तो तब तक भी आप ये काम कर रहे हैं तो आपको दूसरों ये, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पहली चीज है कि हमें इस बिजनेस को किस एटीट्यूड से लिया है। तो क्या आपको समझ में आया हमने इस बिजनेस को किस एटीट्यूड से लेना है? उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस बात को अवश्य समझे होंगे कि हमें इस बिजनेस को किस एटीट्यूड से लेना है और हमें इस बिजनेस को किस कॉन्फिडेंस के साथ करना है और हमें हमारे इस बिजनेस को किस श्रद्धा भाव से इस बिजनेस को जो है हमें करना है रोज। दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करूं गिविंग एटीट्यूड, अगर आपने लेने का नजरिया अगर आपका ठीक कर लिया है, आपने इसको अगर बेहतर किया है, तो अब बात करेंगे दोस्तों गिविंग एटीट्यूड की कि हमें इस बिजनेस को लोगों को देना कैसे
कैसे है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देने की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे समझाऊंगा। दोस्तों देना भी एक कला है और आपको देने की भी एक कला आनी चाहिए, और इस कला को सीखने के लिए आपको उन लोगों के बारे में भी मालूम होना चाहिए, उन्हें कोई चीज कैसे देनी है जिन्हें आप ये बिजनेस ऑफर करने वाले हैं, वो किस तरह की सोच रखते हैं, बाहर की दुनिया में किसी चीज को देने का क्या तरीका है, मैं ये आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों समझाता हूं। दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करूं कि देने का और लेने का तरीका है, तो दोस्तों ये जो अगर मैं आप मेरा स्क्रीन पे हैंड देख रहे हैं, तो ये एक तरीका दोस्तों है वो लेने का तरीका है, और अगर देने की बात करूं तो ये एक तरीका जो है वो देने का तरीका है। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देने के तरीके की, यानी कि गिविंग एटीट्यूड। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ समझाने का एक प्रयास करता हूँ। दोस्तों एक बार होता है कि एक किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट को लेके और कोई प्रचार करने के लिए किसी एक लड़की को कंपनी ने हायर किया, और वह लड़की को क्या करना था कि उस कंपनी के जो कंप्लेंट्स है जिनके माध्यम से प्रचार करना था, वह किसी एक चौराहे पे जाके खड़ी होती है और वहां पे उस कंपनी के प्रचार करने के लिए वो वहां पे लोगों को पंपलेट्स शेयर करती है। दोस्तों जब वहां पे वो पंपलेट लोगों को बांटती है तो वो देखती है कि वो काफी सारे लोगों को जो है वो पेपर हाथ में देती है, लेकिन कोई भी उन पेपर्स को नहीं पढ़ रहा होता है और लेता है और फेंक देता है। इस बात से वो लड़की काफी परेशान होती है, जिसकी वजह से दोस्तों वह जब परेशान होती है तो वो अपने किसी सीनियर से बात करती है कि सर जो मैं लोगों को पेपर दे रही हूँ, हमारा उसमें मकसद है कि लोग उस पेपर को पढ़ें और हमारी कंपनी के बारे में वो जान सकें, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अक्सर लोग पेपर तो ले रहे हैं लेकिन पेपर को लेके और फेंक दे रहे हैं। तब किसी सीनियर ने उन्हें बताया वहां पे कि आपको क्या करना है, इस पेपर को जो है ना वो फोल्ड करना है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मेरे पास में ये एक पेपर है और मैंने इस पेपर को क्या किया, मैंने इस पेपर को फोल्ड कर लिया, मैंने कुछ इस तरह से कर लिया, और आपको इस पेपर को इस तरह से फोल्ड करके और अब आपको किसी को इसको थमा देना है। दोस्तों जब लड़की ने ऐसा किया तो उसके बाद देखा कि लोगों ने उस पेपर को बहुत ही आराम से, कि ये कहीं से फट नहीं जाए, इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये पेपर इस तरह से दिया गया, और उसको कुछ इस तरह से ओपन किया और ओपन करके लोगों ने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद फेंक दिया। दोस्तों अगर हम समझें तो उस लड़की का मकसद क्या था, लड़की का मकसद सिर्फ इतना था कि जिन्हें भी वो इसे दे लोग उसे पढ़ें और पढ़ के चाहे बेसिक फेंक दें, यानी कि अगर वो लोग उसे पढ़ रहे हैं तो उसका मकसद पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो लोग अक्सर अगर किसी चीज को सीधे तरीके से दिया जाए तो लोग उसे लेते नहीं हैं, लेकिन ठीक इसी तरीके से अगर आप कोई भी चीज सीधे तरीके से देते हैं तो कोशिश करें कि वो ये कभी नहीं लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपको अगर गैलरी में भी लोगों को सीधा बांटने की कोशिश करेंगे तो लोग इसे हजम ही नहीं होगा। अगर आप अपनी इसी आसानी से मतलब इतनी ही आसानी से इन्हें देंगे तो इसको हजम नहीं होने वाला मेरे मतलब नहीं हजम होने वाला है। दोस्तों उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से और आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि एक बार एक आईटी चौक पे एक व्यक्ति जो है वो खड़ा होके और 500 के नोट बांटने लग गया। दोस्तों जब वो वहां पे 500 का नोट बांट रहा था तो बड़े सारे लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। कमाल की बात तो यह है कि कोई उन्हें ले ही नहीं रहा था, लोग सिर्फ उसे देख रहे हैं कि यार ये व्यक्ति क्या कर रहा है और ये 500 के नोट क्यों यहाँ पे बांट रहा है। लोग वहां पे ऐसी क्रिया थी जो लोगों ने करते हुए कभी देखी ही नहीं। लोग सोच रहे थे कि पता नहीं इस 500 के नोट में क्या चक्कर है, जबकि उस आदमी को किसी पंडित ने कहा था कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे तो कोई इतनी आसानी से 500 के नोट बांट सकता है। किसी को हम हजम ही नहीं हो रहा था।
अगर आप किसी को सीधा जाकर बोलेंगे कि चल मैं तेरी जिंदगी बदल देता हूं, तो आपको क्या लगता है वो आप पर विश्वास करेगा? क्योंकि आज तक किसी ने उसे कहा ही नहीं। आप किसी को किसी से कहें ही कहीं चलो मैं तुम्हारे एक ऐसा बिजनेस करा दूं जहां तुम लाखों रुपए कमा सकते हो और तुम्हें कुछ खास करना नहीं है, ज्यादा ज्यादा इनवाइट भी नहीं करना, तो आपको क्या लगता है क्या वो विश्वास करेंगे? क्योंकि ये भी एक ऐसी बात है जो उसे उसे कभी किसी ने आकर नहीं बोली। आपकी बात सुनने के बाद वो शुरू से ही शक से आपको देखेंगे और सोचेंगे कुछ तो गड़बड़ होगी, भला कभी हुआ है? इसलिए आपको देने की भी कला आनी चाहिए। आपको एक और उदाहरण से दोस्तों मैं यहाँ पे समझाता हूँ। एक गांव में एक बार एक किसान होता है जिसका नाम है रामलाल। रामलाल बहुत ही अच्छा इंसान था। एक दिन जब वो अपने खेत में हल चला रहा था तो उसका हल किसी धातु जैसी चीज से टकराया। जब रामलाल ने वहां पर खुदाई की तो उसे वहां पर एक सोने की खान मिली। उसने सोचा कि इससे पहले कि राजा को पता चले मैं अपने अपने लिए सोना निकाल लेता हूँ। जितना सोना अपने लिए निकाल सकता था निकाल लिया, लेकिन वह तो सोने की खान थी जिसमें अथार सोना था। उसे लगा कि मुझे अपने नियर एंड डियर्स को भी यह फायदा, यानी कि अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को भी मैं ये फायदा पहुंचाना चाहिए। इसके लिए उसने सबसे पहले अपने नजदीक रिश्तेदारों को, जिसमें अपना भाई, चाचा, मामा और उनके नजदीकी दोस्त, उससे उन सबको बुलाया और कहा कि आप लोग अपने लिए सोना निकाल लो। वो सब लोग आए और बहुत सारा सोना ले गए, लेकिन उसमें अथार सोना था। अब रामलाल को लगा कि जो मैं दूसरों के दूर से जो दूर के दोस्त है मेरे, मैं उन्हें भी ये जो है फायदा करवाना चाहिए। पास के गांव में उसका एक दोस्त था कालूराम। तो रामलाल ने कालूराम को एक खत लिखा या फोन किया कि भाई कालूराम, मेरे यहाँ सोने की खान निकली है, तुम आ जाओ और आके जितना चाहे लेके जाओ। दोस्तों वो फोन सुनने के बाद कालूराम जोर से हंस पड़ा और कहने लगा कि रामलाल मुझे बेवकूफ समझता है। अगर उसके यहाँ सोने की खान निकली होती तो क्या वो मुझे बताता? ये सोचकर कालूराम रामलाल के पास नहीं आया। कालूराम नहीं आया। अब आपको क्या लगता है कि रामलाल को उसके घर अगली ट्रेन पकड़कर पहुंच जाना चाहिए और उसे उसके वहां पे उसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं कालूराम, तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा सोना पड़े पड़े खराब हो जाएगा? क्या रामलाल ऐसा करेगा? दोस्तों नहीं। दोस्तों उनका एटीट्यूड देने का था, वो देना चाहता था, वो कालूराम को रिक्वेस्ट नहीं करेगा। इसमें कालूराम की गलती है कि वो नहीं आया। इसमें थोड़ी सी रामलाल की भी गलती है, उसे देने की कला नहीं आती थी दोस्तों। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं करता कि किसी से कहे कि मेरे घर सोने की खान निकली है, आकर ले जाओ। रामलाल कालूराम को किसी भी बहाने से घर बुलाना चाहिए था। अगर वह उसे घर बुलाकर सोने की खान दिखाता तो कालूराम को जरूर विश्वास आ जाता और वह उसे कुछ भी कहकर बुला सकता था। उसे कालूराम से कहना चाहिए था कि तुम घर पर आओ, तुम्हारे लिए बहुत खास चीज है मेरे पास जिसमें तुम्हें फायदा होगा। तो कालूराम जरूर आता। तो लोगों को वही बात करनी चाहिए जो उन्हें हजम हो जाए। अगर आप ध्यान से सोचें कि जब कोई पैसा कमा रहा होता है तो वह किसी को अपना राज ही नहीं बताता।
कि मैं कितना कमा रहा हूं और कैसे कमा रहा हूं, और हमें उम्मीद भी ये लगानी है कि वो हमें ना बताए। तो आपको लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको लोगों को समझना पड़ेगा लोग किस चीज को कैसे लेना चाहते हैं। मैंने देखा है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत रिक्वेस्ट वाला एटीट्यूड होता है। वो अपने गेस्ट से बोलते हैं कि मेरे खातिर आकर देख ले। आप उन्हें कुछ दे रहे हैं या ले रहे हैं, अगर आप उसे एटीट्यूड से बुलाएंगे, इस एटीट्यूड से बुलाएंगे, तो वह बिजनेस शुरू नहीं करेगा, और कर भी लिया तो वह मतलब सफल नहीं होगा। आपसे बार बार अनेक तरह के सवाल करता रहेगा, और गलती से नाकामयाब हुआ तो बोलेगा कि तूने मुझे पता नहीं होगी, लेकिन कहेगा वो आपको देने की भी कला आनी चाहिए। उसके लिए आपका एटीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने उसे 10 बजे का मतलब 10 बजे का अगर आपने उसको टाइम दिया है और वह 10:30 बजे आए, तो आप उसे डांटेंगे, चाहे आप खुद लेट हो। जबकि जबकि हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हमने अपने किसी दोस्त को टाइम दिया है या कहीं पे हम उसे इनवाइट किया है, वह अगर लेट आया है या नहीं आया, तो हम उसे फोन करके बड़े ही हम्बलनेस तरीके से पूछेंगे कि यार तेरा वेट कर रहा हूं, तू आया नहीं है, तूने मेरे को कहा था। फिर मैंने सोचा शायद कोई तुझे काम पड़ गया होगा। क्या काम पड़ गया था तुझे, वो बोलेगा पड़ोसी की भैंस भाग गई थी, जरा उसका पता करने चला गया था। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू कल आ जाना, मैं तेरा फिर इंतजार कर लूंगा। अगले दिन वो फिर नहीं आया। आया तो आप फिर फोन करके, नहीं आया तो फिर आप उसको फोन करके पूछेंगे, यार मैं तेरा तेरा वेट कर रहा हूं, तू आया नहीं, कोई तुझे काम पड़ गया होगा। क्या काम पड़ गया था तुझे, वो बोलेगा फिर कोई पड़ोसी की भैंस मिल गई थी, जरा वहां खुशी मनाने चला गया, मुझे पता चला था कि तुझे कुछ काम पड़ गया होगा, बात नहीं, तू कल आ जाना भाई, कोई बात नहीं, तू कल आ जाना। ये गिविंग नहीं है दोस्तों, ये टैगिंग एटीट्यूड है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप सामने वाले को कुछ दे नहीं रहे, सामने वाले से आप कुछ ले रहे हैं, आप उल्टा कर रहे हैं। दोस्तों सोच के देखिए, अगर आप अपने किसी दोस्त को किसी कंपनी में कलरक, या अगर आप उसकी जॉब किसी चपड़ासी की अगर आप वहां पे जॉब पर लगवा दें, जहां पर उसकी तनख्वाह 8 से 10 हजार रुपए भी हो, कैसा महसूस करेंगे? शायद आप गर्व महसूस करेंगे। इसके बाद आपका दोस्त उस कंपनी में मेहनत करके चाहे बहुत ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाए, या फिर उसे काम से वहां से जो है वो खराब परफॉर्मेंस की वजह से चाहे उसे वहां से कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए, दोनों ही चीजों में आपका कोई रोल नहीं है। आपका काम उसको अवसर प्रदान करना था। उसके बाद उस जगह पर खुद को साबित करने की जिम्मेदारी उसकी खुद की थी। आज यहाँ गैलवे में ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं, और इन सभी लोगों ने यहाँ सीडी लेवल से काम शुरू किया था दोस्तों। किसी का भी बिजनेस सीधे आरडी या एलडीडी लेवल पर नहीं पहुंच गया था सीधा, जिससे यहाँ बात तो क्लियर है कि यहाँ कोई भी चाहे तो अपना जिंदगी बदल सकता है। जब आप अपने किसी दोस्त को यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप उसकी लाइफ में एक मौका दे रहे हैं। वो चाहे लीड विजन के अंदर अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकता है, वो भी चाहे तो राम से बजाज बन सकता है। आप उसे उसकी जिंदगी बदलने का मौका दे रहे हैं। अब यहाँ आने के बाद उसकी अपनी मेहनत और उसका एटीट्यूड डिपेंड करता है कि वो ये
सब यहाँ कितनी देर अचीव, कितने समय में यहाँ पे अचीव कर पाता है। जब आप किसी को अप्रोच करें तो मन में यह होना चाहिए कि आप उसकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं, खाली पैसे से नहीं, सोच से भी, अच्छी बातों से भी और कल्चर से भी। आप उस गेस्ट को लाखों कमाने का बिजनेस आप दोस्तों यहाँ पे दे रहे हैं। अब खुद सोच सकते हैं कि लाखों के बिजनेस के लिए एटीट्यूड स्ट्रांग होना, कितना स्ट्रांग होना चाहिए। सोच कर देखिए कि अगर आप उसकी नौकरी लगा रहे होते जहां उसका सैलरी सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए होता और वह आपको वक्त देकर नहीं आता, तो भी क्या आप उससे ऐसी ही बातें करते? बिल्कुल नहीं करते दोस्तों। आप शायद उसे डांटते, आप उसे कहते, यार क्या कर रहा है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं और तू आया क्यों नहीं, और अगर नहीं आना था तो कम से कम आप मुझे जो है बता देते, यहाँ पागलों की तरह मैं इंतजार कर रहा हूं। भैया मेरा टाइम बहुत कीमती है, अगर तुझे नौकरी नहीं चाहिए तो सीधे बता दे मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है। दोस्तों, दूसरों को अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है। वो लोग चाहते नहीं, वो लोग बिल्कुल भी इस बात को जानते नहीं है, लेकिन आपको इस बात को उसे एहसास कराना होता है। वो लोग चाहते यही है कि आप उन्हें अपने टाइम की वैल्यू रियलाइज करवाओ। तो मैं कह रहा था कि आपको देने की कला भी अपनी जो है आनी चाहिए। देने की कला में पहली चीज है आपका गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपका गिविंग एटीट्यूड से मेरा मतलब है कि जब आप किसी को इनवाइट करें तो आपके दिल में ये फीलिंग होनी चाहिए कि आप उसे यहाँ लाकर उसका आप यहाँ पे जीवन बदल रहे हैं। आप उसे उसकी जिंदगी बदलने का एक शानदार मौका दे रहे हैं। तो आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आप में से कोई बाहर जाकर किसी को यहां तक आने की रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, कोई किसी से ये तो नहीं कहेगा प्लीज मेरे खातिर थोड़ा वक्त निकाल ले, कोई किसी से ये तो नहीं कहेगा कि प्लीज वह थोड़ी देर के लिए आ जाए। चलिए अब ये तो समझ में आ गया है कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। अब अगली चीज यह है कि हमें किसी को इनवाइट कैसे करना है, इनमें कैसे और क्या कहकर बुलाना है दोस्तों। तो दोस्तों हाउ टू इनवाइट, दोस्तों आप लोग एसबीपी लिखा ही होगा, जो एसबीपी हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो आपने जरूर अटेंड किया होगा। लिस्ट कैसे बनानी है, जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाई है तो वह सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाएं। आप अपनी लिस्ट को 3 मेजर पार्ट में तोड़िए। एक पार्ट में तो वो लोग आएंगे जो आपके जो आपसे रोज मिलते हैं, जैसे आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस के लोग, आपके साथ काम करने वाले लोग और पड़ोस के लोग। आप उसमें जो है लिस्ट को उसमें डिवाइड करेंगे। और दूसरा पार्ट में वो लोग आते हैं जिनमें आप कभी कभी मिलते हैं और जिसमें आपकी ज्यादा फोन पर बात होती है। और तीसरा पार्ट में आते हैं आपकी हॉट मार्केट, यानी कि वो लोग जो आपसे सबसे ज्यादा नजदीक हैं, जैसे आपके कुछ खास दोस्त और आपके रिश्तेदार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हॉट मार्केट के बारे में दोस्तों बात करेंगे, यानी कि आपको अप्रोचिंग जो करनी है वो फर्स्ट, अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हम 3 पार्ट में लिस्ट को डिवाइड करते हैं, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले हॉट मार्केट को, कि जब आपका लिस्ट सॉर्टिंग होता है तो जब सीनियर्स के माध्यम से आपका लिस्ट सॉर्टिंग होता है तो उसके अंदर जब आप देखेंगे तो आपकी हॉट मार्केट की जो लिस्ट होती है उसी में आपका वहां पे सॉर्टिंग करके दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे दोस्तों हम सब लोग की लाइफ में 3-4 लोग ऐसे दोस्त
या ऐसे रिश्तेदार जरूर होते हैं जो हमारे तरह कुछ भी कहकर बुला सकते हैं। जैसे हॉट मार्केट में मेरे ब्रदर्स, मेरे रिलेटिव्स, मैंने अपने भाई को या सीधा मैं अगर मेरे भाई को इनवाइट करना तो मैं उसे सीधा जाकर बोलता हूं कि ऐसे जो भाई है उसको मैंने काम के बारे में डायरेक्टली बोलूंगा कि बहुत अच्छा काम जो मैंने शुरू किया है, आप आ जाइए और यहाँ पे भी जो है आप भी इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और लाइफ में बहुत अच्छा जो है वो पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। जिससे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है मिलकर करेंगे। ऐसा कर कर लगभग हम 10 से 15 हजार रुपए यहाँ पे कमा सकते हैं। मेरे भाई ने बोला काम क्या है? मैंने कहा हाँ, काम तो मैं तुझे बताऊंगा, कल अपना पूरा दिन फ्री कर ले, कहीं चलना है। या अगर फोन पे कि यहाँ आ जा, और अगर हम फोन पे बात करें तो नहीं, वो तो सारा तेरे को यहाँ बता दूंगा, तो एक बार आ जा। मैंने कहा उसी काम के सिलसिले में जाना पड़ेगा। मैं तुझे कल सारा काम समझाऊंगा और दिखाऊंगा, बाकी बातें कल करेंगे। मेरे भाई ने फिर पूछा कुछ तो बता। मैंने उसे बोला अरे बोला ना कल चलेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। बस कल सुबह पैसे लेकर 10 बजे घर पर आ जाना और देख ले, जो है देख, लेट मत हो जाना। यानी अगर घर पे भाई भी है तो पैसा तो या तो घर से अपने को जुटाना है या फिर अपने को भाई को बोलना है कि बस अपने को 10 हजार रुपए का एडजस्टमेंट, 10 से 15 हजार रुपए का अपने को एडजस्टमेंट करना है और जो है वो अपने को कल चलना है और फिर वहीं चल के अपन समझेंगे। यहाँ पे मैं पूरा तेरे को नहीं समझा पाऊंगा। यानी कि अगर दोस्तों मैं यूं कहूं कि अगर मेरा यहाँ पे हॉट मार्केट होगा तो वो मेरे से ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं करेगा और कुछ बातें कह के मैं उसे यहाँ पे इनवाइट कर सकता हूँ। वो मेरा हॉट मार्केट है, उसे मालूम है कि अगर मैं कह रहा हूं तो अच्छा ही है। उम्मीद कर सकते हैं कि हम उनके लिए बिना किसी स्वार्थ के अच्छा सोच सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे वार्म या कोल्ड के लोग होते हैं, वो हमारे एक एक बात को ध्यान से सुनकर अपने हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन निकालते हैं। इसलिए हमें पहले अपने हॉट मार्केट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हॉट मार्केट इंट्रोड्यूस करने से दो फायदे होते हैं। एक तो वो ज्यादा सवाल किए बगैर हमारा बिजनेस शुरू कर लेता है, जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस बन जाता है। और दूसरा, एक जो है टीम तैयार हो जाती है, यानी कि जल्दी हमारी जो टीम है वह भी तैयार होती है काम करने के लिए। आप सबको मालूम है कि हमारा बिजनेस टीम वर्क का है और बिजनेस के अंदर टीम का मतलब होता है मिलकर चलना, एक दूसरे के लिए चलना। जिसका फुटबॉल में एक टीम खेलती है, जैसे फुटबॉल की एक जो टीम खेलती है, वो सारे मैच जीतने के लिए मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपकी हॉट मार्केट में वही लोग होते हैं जिन्हें आप पहले से ही जो है जानते हैं। आप उन्हीं तरीके आप उन्हें उसी तरीके से चाहते हैं जो जो वैसा ही वो आपके लिए भी महसूस करते हैं। ये ये वही लोग हैं जिनके साथ पहले भी आप अपना मैक्सिमम टाइम बिताए। जब आप सबको एक साथ काम करने का मौका मिलता है तो अपनी एनर्जी, ताकत और मेहनत दोगुनी हो जाती है दोस्तों यहाँ पे, और एक नेचुरल टीम वर्क बन जाता है। तो हमें सफलता की काफी करीब ले जाता है। और तो सबसे पहले हमें कौन सी जो है मार्केट इंट्रोड्यूस करनी है दोस्तों? हॉट मार्केट। इसके बाद में हमें लोगों की बात करूं तो हमें रोज मिलने जो लोग मिलते हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी और फ्रेंड्स या हमारे स्कूल फ्रेंड्स, हमारे पड़ोस की दुकान वाले, अब इन लोगों को कैसे इनवाइट करें? दोस्तों अगर आपको दूसरों को अपने मुंह से
बताना पड़े कि मैं एक अच्छा बिजनेस करता हूं, तो जहां अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, जहां आदमी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, इस तरीके में कोई दम न होगा, क्योंकि इस तरह की बात सुनने के लोग आदि भी नहीं है। क्योंकि बात तो उल्टा जो है वो क्लियर, मतलब जो है उल्टा है। लोग अगर पैसा कमाते हैं बाहर की मार्केट में तो छिपाते हैं। आप लोगों के मोहल्ले में कुछ अमीर परिवार होंगे, आप में से किसी को भी उन परिवारों में से किसी सदस्य ने आज तक आकर बताया कि वो अपने बिजनेस में कितना पैसा कमा रहे हैं? शायद उन्हें उम्मीद भी नहीं लगाते कि वो आपको आकर बताएं। अगर वो ऐसा करेंगे तो भी आप उन्हें कह देंगे कि अपने मुहिम मियां मिट्ठू। अब सवाल यह है कि उन लोगों ने आपको आकर कभी भी अपनी इनकम्स का ब्यौरा नहीं दिया, फिर आप कैसे जानते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है? उनके लाइफ स्टाइल को देखकर दोस्त किसी को भी अप्रोच करने का मजा तब है जब वो खुद आकर हमसे रिक्वेस्ट करे कि यार प्लीज मुझे ले चल। और उसके लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों, देना भी एक कला है। आपको देने की कला आनी चाहिए। अगर हम किसी बिजनेस को ऑफर कर रहे हैं तो बिजनेस ऑफर करने से पहले हमें उनकी नब्ज जरूर मालूम होनी चाहिए। और इन लोगों को नब्ज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप जानते हैं कि लोग आपके पास जो है खुद चलकर आए, उसके लिए उन्हें जो है क्यूरियोसिटी आपको क्रिएट करनी होगी दोस्तों। यहाँ पे उनको क्यूरियोसिटी करना पड़ेगा, क्यूरियस करना पड़ेगा, उनके जो है परेशान करना पड़ेगा। क्यूरियोसिटी का मतलब है कि आज का जो वक्त ही ऐसा है कि आज लोग अपने दुखों से ज्यादा दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी हैं। तो जब आपको लोग खुश देखेंगे, अच्छा देखेंगे, तो लोग अपने आप क्यूरियस यहाँ पे हो जाते हैं। लोगों को परेशान करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज की दुनिया में लोग इतने परेशान अपने दुखों से नहीं है जितने कि दूसरों के जो है सुखों से देखकर परेशान हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आकर आपसे खुद रिक्वेस्ट करें तो आपके लिए आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाना होगा। यानी कि आपको लाइफ स्टाइल यहाँ पे दोस्तों चेंज करनी रहेगी। आप लाइफ स्टाइल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है चेंज की अगर बात करूं तो दो तरह का यहाँ पे दोस्तों चेंज होता है। और चेंज होता है, एक चेंज होता है जिसमें इंटरनल चेंज, और दूसरा जो है वो दोस्तों एक्सटर्नल चेंज। इंटरनल चेंज अगर मैं यहाँ पे बात करूं सबसे पहले, तो दोस्तों इंटरनल चेंज के अंदर दोस्तों यहाँ पे बात इंटरनल चेंज और एक्सटर्नल चेंज। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल चेंज की बात करते हैं। इंटरनल चेंज यानी कि आंतरिक बदलाव, और एक्सटर्नल चेंज यानी कि बाह्य बदलाव। हम यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों पहले बाह्य बदलाव की, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों अगर हम किसी से भी मिलते हैं तो बाह्य बदलाव यानी कि आपका जो एक्सटर्नल चेंज है वो लोगों को सबसे पहले दिखता है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अपने अंदर जो है एक्सटर्नल चेंज और इंटरनल चेंज, तो एक्सटर्नल चेंज लाने के लिए सबसे पहले आपको जो है आपको सिर से लेके पांव तक आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आना होता है दोस्तों। आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, सबसे ऊपर हमारे सिर की अगर मैं बालों की यहाँ पे बात करूं तो आपको अपने बालों को अच्छे से दिखने के लिए सबसे पहले किसी अच्छे हेयर ड्रेसर के पास जो है आपको जाना होगा, और वहां पे आपको हेयर स्टाइल अच्छी करनी होगी। अब अगर आप अपने बालों को ड्राई रखते हैं तो हफ्ते में कम से कम 3 बार शैम्पू किया कीजिए, और अगर आप ड्राई नहीं रखते हैं तो किसी भी अच्छे क्वालिटी के खुशबूदार हेयर ऑयल से यूज किया कीजिए। सरसों का तेल बालों पर मत लगाइए। इसके बाद चेहरे पर
आप चेहरे पर इसके बाद जो है वो चेहरे पर आते हैं, बाल जो है वो चेहरे पे आ जाते हैं। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो भी उसे अच्छी तरह से ट्रिम करवाइए या सेट करवाइए। और अगर आप दाढ़ी नहीं रखते हैं तो आपको हमेशा अच्छे से शेविंग करके रखना चाहिए। जब आप घर के लिए निकले तो आपको अच्छे से शेविंग करके निकलना है। पहले शायद आप 2-4 दिन बाद शेविंग किया करते थे, पर अब आपको रोज क्लीन शेव होकर निकलना चाहिए। हमेशा नहाने के बाद आपको पाउडर, डियो या परफ्यूम यूज करना चाहिए ताकि आपके पास से खुशबू आए। नए वितरक को यह सारे सामान अपनी होम शॉप खोलते वक्त ही इंट्रोडक्शन के साथ जानकारी जो है वो खरीदने के लिए वह भी जब आप उसे ज्वाइन कराते हैं तो आप उन्हें ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जरूर आप उन्हें खरीदवाएं। अब अगली चीज आती है दोस्तों, ड्रेस कोड। अच्छा, कौन सा जो आप अगर आज ऑफिस में अगर काम करते हैं और आप पहले नॉर्मल कंफर्ट कपड़े पहनते थे तो आप ऑफिस ड्रेस कोड पहनना शुरू कर देते थे, जिसके अंदर आप टाई वगैरह लगा के आप पूरा ड्रेस कोड पहने। अब ड्रेस कोड से दोस्तों मतलब है कि आप एक चीज समझेंगे, आप हमेशा टाई लगाना शुरू करें। दोस्तों टाई लगाते ही आपका पूरा ड्रेस कोड चेंज हो जाता है। दोस्तों जैसे आप टाई पहनते हैं, टाई हमेशा प्लेन शर्ट के ऊपर पहनी जाती है, और जब आप टाई पहनेंगे तो आपका बिल्कुल साफ सुथरा हो, आपका उससे मैचिंग करता हुआ आपका ट्राउजर हो और शर्ट आपका इन होगा। आप जब टाई पहनेंगे तो आप बेल्ट भी यूज करेंगे, आप शूज भी पहनेंगे, और ये सभी हमारा एक कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। अगर आपका ट्राउजर अगर आपका डार्क कलर का है तो आपकी शर्ट लाइट कलर की होनी चाहिए। अगर आपकी शर्ट लाइट कलर की तो आपका ट्राउजर जो शर्ट अगर आपका डार्क कलर का तो आपका ट्राउजर जो है वो लाइट कलर का होना चाहिए। आपका बेल्ट और आपका शूज सेम मैचिंग का होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो दोस्तों आपका जो टाई है वह भी आपके ड्रेस के साथ में जो है वो मैचिंग होना चाहिए। हमेशा जब भी आप ड्रेस कोड में रहें तो आपको यहाँ पे जो प्लान और शेयरिंग करने में भी आपको यहाँ पे जो है बहुत अच्छा आप लोगों को दिखेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आप जैसे मान लीजिए आप हमें प्लान व शेयरिंग पर कोई अच्छी सी मैचिंग टाई पहनना चाहिए तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि आपकी शर्ट पहनी, उससे ऊपर हमने एक शानदार मैचिंग टाई लगा ली। अब आपको क्या लगता है हम नीचे क्या पहनेंगे, जींस या ट्रैक सूट? नहीं, या लोअर? नहीं, एक बहुत ही शानदार ट्राउजर वहां पे हम पहनेंगे। दोस्तों आप समझते ही होंगे, वैसे ज्यादातर कलर प्लानिंग जो कलर्स या लाइंस वाली जो शर्ट्स हैं के साथ में जो है वो ब्लैक ट्राउजर बहुत अच्छा जो है वो कॉन्ट्रास्ट मैचिंग देती है। इस पर एक शानदार सी फॉर्मल जो है वो आप ब्लेजर्स डाल सकते हैं। इसके अलावा आप जो बेल्ट है वह भी आप शूज के मैचिंग का यहाँ पे पहन सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप जब आपका एक ड्रेस कोड पूरा चेंज हो जाए तो दोस्तों ड्रेस कोड चेंज होने के बाद में जो है वह आप जब निकलते हैं मार्केट के अंदर या आप घर पे जाते हैं ऑफिस से तो लोग आपको जब नोटिस करते हैं, वहां पे देखते हैं। जैसे मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखा है कि वह इस जब टाई वगैरह की बात आती है तो वह लोग टाई नहीं लगाते हैं, टाई को लगाने से बचते रहते हैं। मेरे कुछ गांव के दोस्त तो पहनने से भी कतराते हैं। उनमें मन में डर होता है कि आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। पूरे गांव में कोई जो है नहीं पहनता है, जब मैं पहनूंगा तो लोग मजाक बनाएंगे, और इस चक्कर में वह घर से निकलते हैं तो अपने पुराने कपड़ों में निकलते हैं और ऑफिस में के लिए कपड़े साथ में लेकर आते हैं और यहाँ आकर बदलते हैं। मैंने अपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझाना चाहता हूं कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक जूतों की फैक्ट्री में एक मालिक ने अपने
दो एजेंट मतलब एजेंट एक गांव से सर्वे करने के लिए भेजे। एक एजेंट सर्वे करने आया तो उससे पूछा गया कि क्या हमें वहां पर अपना शोरूम खोलना चाहिए। उसने कहा नहीं। उसने पूछा क्यों। उसने कहा कि वहां पर कोई भी जूते जो है वो नहीं पहनता। वहां सब नंगे पांव ही घूमते हैं। हमारे जूते वहां कोई नहीं खरीदेगा। अब वही बात सुनने बात दूसरे वाले से पूछी गई तो उसने कहा कि हमें वहां फौरन अपना शोरूम खोल देना चाहिए। तो फैक्ट्री के मालिक ने पूछा क्यों। उसने कहा क्योंकि उस गांव में के लोग जूते नहीं पहनते। पहनना कोई भी जूते नहीं पहनते। अगर हम उन्हें जूते पहनना सिखा देंगे तो हमारा शोरूम खूब चलेगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको मालिक को किस की बात माननी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। आपको दूसरे वाले की हमें भी ये ही करना है। दोस्तों हमें लोगों को चेंज करने का तरीका सिखाना है। हमें उसी जिंदगी उनकी जिंदगी बदलनी है और उसे उसके लिए हमें लीडर लीडर लीड करना है। क्योंकि रिच वही बनते हैं जो लीड करते हैं। यह ड्रेस कोड कोई नियम मात्र नहीं है। इसे ड्रेस कोड के पीछे वजह है। जब आप नहा धोकर तैयार होकर क्लीन सेव और आप शर्ट बूट पहनकर टाई लगाकर घर से निकलने आप फेस यानी आप कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान जोश और एक्साइटमेंट से होगी। और आप जब अपने एरिया से गुजरेंगे तो लोग आपको रेगुलरली जो है वो नोटिस करेंगे और उन्हें अपने अंदर ये चेंज पक्का दिखाई देगा। और वो उन्हें परेशान भी होंगे उस बात से परेशान भी होंगे। हो सकता है कि वो शुरू में आपको कुछ कमेंट भी मारें या आपका मजाक भी बनाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुश होने की जरूरत है। क्योंकि इस बात को जो है कंफर्म करता है कि वो परेशान हैं। वो ऐसा कर रहे हैं उनके पीछे बहुत सिंपल सी वजह है। उन्हें आपके अंदर का बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज देखा। उन्होंने देखा कि कल तक जो लड़का हमारे साथ एक हमारी जैसी जिंदगी बिता रहा था अचानक वह सूट बूट पहनकर घूम रहा है। एकदम सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया। तो वो इस बदलाव पर विश्वास नहीं करेगा और वह थोड़ा इंतजार करना चाहता है कि वह बदलाव कब तक रहेगा। क्योंकि उन्हें इस बदलाव पर शक है इसलिए वह शुरू में आपका मजाक बनाता है। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहता है। वह चाहता है कि आपको परेशान हो जाए। अगर आप परेशान हो गए तो वह जीत गया। और अगर आप परेशान नहीं हुए तो आप उनकी हर बात पर हल्का सा मुस्कान कर चले जाएं तो वह परेशान हो जाएगा। और अगर आप परेशान हो गए तो आपको उन्हें अप्रोच करने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस बात से क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि वो खुद अपने आप पूछने लगे कि तुम्हारे अंदर इतना चेंजेस कैसे आया है। ड्रेस कोड सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप ऑफिस में ही यूज करें बल्कि आपको इसे अपने घर में भी आसपास भी फ्रेंड से भी मिलते हुए जो है उन्हें रियलाइज करवाएं कि मैं घर जाते हुए भी यूज करना चाहिए। आपको दो फायदे होंगे। एक आपका गेस्ट अपने आप क्यूरियोसिटी हो जाएगा। दूसरा आपको उन्हें अप्रोच भी नहीं करना पड़ेगा। अब हम इंटरनल चेंज की यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों जब आप जो है एक्सटर्नल चेंज कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है वो अप्रोच करने में भी आप
को जो है अप्रोचिंग कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं इंटरनल चेंज की बात करूं तो इंटरनल चेंज के अंदर भी हमें यहाँ पे जो है बदलाव करना है, और वह इंटरनल चेंज दोस्तों बेसिक जो बदलाव आएगा वह ट्रेनिंग्स के माध्यम से आएगा, जिससे हमारे सब और हमारा कॉन्फिडेंस दोनों में परिवर्तन आएगा। जब सामने वाला हमारे से हमारे बिजनेस के बारे में बात करे तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में उससे बात कर सकें। दोस्तों दोनों ही चेंज बहुत जरूरी है। जब हमसे वो सवाल करें हम उसको हर सवाल का जवाब संतुष्टपूर्ण दे सके, लेकिन ध्यान रहे पहली बात जो मैंने यहाँ बताई थी कि आपको ये समझना है कि सामने वाले को कितना देना है। अप्रोचिंग में समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाले की कितनी क्षमता है और वो कितना जो है वो जो है वो उस बात को ऑब्जर्व कर सकता है, कितना वो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हमने उसको लिमिट से ज्यादा दे दिया तो वो भी नुकसान करता है, और लिमिट से कम दिया तो वो भी नुकसान करता है। हमें उसको जितना हजम हो सकता है हमें उतना उसे बात करना है, उतना उसको जवाब देना है। तो इंटरनल चेंज का मतलब दोस्तों होता है जब हम किसी से बात करें तो हमारे शब्दकोश, यानी कि हम जब उसे बात करें तो बहुत ही सिंसियर तरीके से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें अगर बड़ा है तो, और अगर छोटा है तो हम उसे प्यार से बात करें, और हम हमारे जो बिजनेस है उसके बिजनेस के बारे में उन्हें बहुत अच्छे से बता सकें। दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यदि हम इंटरनल चेंज और एक्सटर्नल चेंज दोनों में से किसी एक को भी मिस कर देते हैं, एक को भी छोड़ देते हैं, तो ये घोड़े और गधे वाली बात यहाँ पे हो जाती है दोस्तों। अगर मान लीजिए मैंने अच्छी ट्रेनिंग ले लिया और अच्छी ट्रेनिंग लेने के बाद में मेरे को बहुत सारा नॉलेज हो गया और मैंने एक्सटर्नल चेंज नहीं किया, तो दोस्तों एक तो फर्स्ट इंप्रेशन नहीं होगा किसी पे भी, और उसके बाद जब को किससे बात करने का मौका मिलेगा तो पहले तो मेरे से कोई बात ही नहीं करेगा कि अरे यार एक नॉर्मल सा व्यक्ति है, इसे क्या बात करनी है। लेकिन गलती से किसी ने मेरे से बात कर लिया और मैंने इंटरनल चेंज तो कर लिया पर एक्सटर्नल चेंज नहीं किया, तो मेरे बात करने से उसे लगेगा यार इस व्यक्ति के पास तो बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा ज्ञान है इस व्यक्ति के पास, तो यार ये तो बहुत शानदार लड़का है। यानी कि बाहर से तो आप जो है घोड़े जो गधे वाला रूप दिखाते हैं, लेकिन अंदर से आप घोड़ा, कोई बोलेगा यार ये तो क्या कमाल का व्यक्ति है। बात बोलूं कि आपने इंटरनल चेंज कर लिया लेकिन एक्सटर्नल चेंज नहीं किया, तो आप घोड़ा तो लगेंगे लेकिन पहले आपका इंप्रेशन जो है वो रियलाइज नहीं कराएगा कि आप में क्या क्षमता है। लेकिन वहीं अगर आपने एक्सटर्नल चेंज कर लिया, यानी कि आप दिख तो बहुत शानदार रहे हैं, लेकिन आपसे जब किसी ने बात किया तो आपका अच्छे शब्दकोश नहीं है, यानी कि आपने इंटरनल चेंज नहीं किया, तो लगेगा कि यार दिखता तो घोड़े की तरह है लेकिन इस व्यक्ति के पास तो कोई जानकारी कोई नॉलेज ही नहीं है, ये तो ऐसे ही हीरो बन के घूमता रहता है। तो दोस्तों हमेशा जीवन में इंटरनल चेंज और एक्सटर्नल चेंज दोनों ही बहुत जरूरी है। इनमें से कोई एक भी अगर मिस हो जाता है तो जो है दोस्तों आप अपनी जो कोल्ड मार्केट के अंदर जो अप्रोचिंग करते हैं तो वहां पे आपको फिर चैलेंज वहां पे आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करूं तो आपको जितने भी आपका वो मार्केट है वो मार्केट को अप्रोच करने के लिए आपको अपने अंदर जो है वो चेंज लेके आना होगा, जिसमें इंटरनल चेंज और एक्सटर्नल दोनों लेके आने होंगे। उसके बाद जब आप अप्रोच करेंगे तो आपका जो वो मार्केट है वह भी आपके साथ उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ में उसी एटीट्यूड के साथ में आपके साथ आके इस बिजनेस को करना शुरू कर देंगे। दोस्तों उसके बाद में आता है फ्रेश मार्केट। फ्रेश मार्केट की अगर मैं यहाँ बात करूं तो फ्रेश मार्केट जो है वो उससे हमें एक रिलेशन क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा हम आगे जो है इसके बारे में कुछ फॉर्मूला के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे। अगर इस बात को आप ध्यान से देखें तो इन सब बातों पर एक ही आंसर आता है कि आप कंपनी में इस बिजनेस में भरोसा करना, और भरोसा तब आएगा जब आप कंपनी के सारे एजुकेशंस ध्यान से अटेंड करेंगे। उसके बाद ये फोन अपने आप हल्का हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर अगर कुछ रह जाता है तो है सिर्फ शब्दों का तालमेल, क्योंकि कई बार जब ज्यादा पॉजिटिव होते हैं तब भी कुछ गलतियां कर देते हैं। कई बार शब्द नहीं होते हैं, सिर्फ जो एक्साइटमेंट के अंदर कुछ एक्साइटमेंट में होते हैं तो कंट्रोल नहीं होता है, और जब कंट्रोल नहीं होता है तो गड़बड़ी हो जाती है। मैं आपको एक फोन पर अप्लाई का फॉर्मूला दे रहा हूं। ये कोई फिक्स जो है, ये कोई फाइनल जो है पेटेंट नहीं है, यह भी नहीं है, नहीं कह रहा हूं कि आपको हमेशा ऐसे ही बात करनी है।
पर एक एग्जाम्पल से आपको बात करने का शायद कुछ आइडिया मिल जाएगा। अब अगली चीज है शब्द। कई बार शब्दों में प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, मैं कोई फॉर्मूला नहीं देने जा रहा हूं, सिर्फ एक फॉर्मेट देता हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बातचीत शुरू कैसे करें और वो फॉर्मेट क्या होगा जब भी हम फोन पे दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे बात आती है, एक फॉर्मूला है जिसको आप लिख भी सकते हैं, FORM। F फॉर है फैमिली, O फॉर है ऑक्यूपेशन, R फॉर है रिक्रिएशन और M फॉर मनी और 4C कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री और C का C है क्यूरियोसिटी। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर फैमिली से बात करते हैं तो हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, किन बातों पे हमें कंट्रोल से रखना चाहिए। ऑक्यूपेशन अगर पढ़ाई से लेके हम बात करते हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं तो हमें क्या जो है वो कमिटमेंट्स करने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें जो है रिक्रिएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कॉम्प्लीमेंट्री हमें यहाँ पे देनी है। मनी से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे किस चीज की क्यूरियोसिटी यहाँ पे हमें क्रिएट करनी है। तो चलिए हम इसके बारे में आगे जानते हैं। जब आप फोन पर किसी से अप्रोच करते हैं तो एक बात ध्यान रखनी होती है